Hello everyone. Today we are learn about chapter number 1, The Fun They Had of ninth class. Before we start, let's talk about important points of this chapter. In this story have two main character. First is Margie and second is Tommy. मार्गी एक 11 साल की लड़की है और टॉमी एक 13 साल का लड़का है। ये पूरी स्टोरी जो बेस है कि आने वाले 100 साल बाद हमारे स्कूल्स कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे जैसे हैं या फिर पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। ये बिल्डिंग की एटमॉस्फेयर रहेगा या नहीं रहेगा, हमें टीचर पढ़ाएंगे या रोबोट पढ़ाएंगे, हमारे क्लासरूम कैसे होंगे और कैसे हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमें इस चैप्टर में। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। इज़ैक असिमोव वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 2, 1920 इन प्रोटोविच, रसिया। तो इनका जन्म हुआ था, प्रोटोविच एक शहर है और रसिया एक देश है, तो रसिया देश के प्रोटोविच शहर में हुआ था। ही अलोंग विद हिज फैमिली माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट एंड बिकम ए बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर वाइल परस्यूइंग राइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना माइग्रेट, इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करना। देखिए जैसे कि हम एक जगह पे रह रहे हैं और हमें वहाँ पे काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तो हम पूरी की पूरी फैमिली के साथ दूसरे रीजन में या दूसरे स्थान पे चले गए, उसी को बोलते हैं माइग्रेट हो जाना। देखिए जैसे कि कुछ पंछी होते हैं जो कि सिर्फ ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो वो इस जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे ठंड हो रही है, तो वो भी क्या होते हैं माइग्रेट, एक रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइटर रशिया से कहाँ गया, यूनाइटेड ऑफ स्टेट, और वो बन गया एक बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर। तो इनके जितने भी काम हैं आपको उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी होगी, साइंस फ्रिक्शन हो गए या फिर रोबोट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल पेपल इन द स्काई इन 1950। तो इनकी पहली बुक 1950 में छपी थी। एन immensely prolific author who penned nearly 500 बुक्स। तो इन्होंने 500 बुक के आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी है। ही पब्लिश इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक वर्क लाइक रोबोट एंड फाउंडेशन ट्रिलॉजी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो था साइंटिफिक से। इनकी जितनी भी स्टोरी मिलेगी आपको, या तो उनमें रोबोट मिलेंगे आपको या फिर बेस मिलेगा साइंटिफिक। ठीक है फ्रेंड्स, एज वेल एज बुक इन वैरायटी ऑफ अदर जॉनसर। देखिए ये जो है एज वेल एज, इसका मतलब होता है के साथ। ये एक कंजक्शन है जो एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ती है। इसका मतलब है इन्होंने साइंटिफिक बुक के अलावा भी इनके साथ साथ और बहुत सारी वेराइटियों में बुकें लिखी। ही डाइड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन अप्रैल 6, 1992। तो इनकी मृत्यु हो गई 1992 6 अप्रैल में। ठीक है फ्रेंड्स, द फन दे हैड। स्टोरी शुरू करने से पहले एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। बिफोर यू रीड अ स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेट है आने वाले फ्यूचर के बारे में। वैन बुक्स schools as we now know then will perhaps not exist। जिन किताबों को और जिन स्कूलों को हम जानते हैं अब, वो आने वाले समय में शायद ना रहें। हाउ विल चिल्ड्रन रीड देन। तो आने वाले समय में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, एक डायग्राम से जानते हैं। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये तो आजकल बहुत नॉर्मल है, हम लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। अब आप इस लेक्चर को देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल के अंदर। वर्चुअल क्लासरूम, देखिए आने वाले समय में आपका जो स्टडी रूम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मॉनिटर जो दिख रहा है यही आपको हर चीज़ सुनाएगा और यही पूछेगा, यही होमवर्क देगा और यही आपका काम को चेक करेगा। तो इस तरह से आपका स्टडी रूम होने वाला है इन फ्यूचर आफ्टर सेंचुरी। और आपके टीचर कौन होंगे, रोबोट होंगे, जो आपको होमवर्क देंगे, आपका होमवर्क चेक करेंगे। बट रोबोट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा और कोई भी मूविंग नहीं होगी, कोई भी इमोशन नहीं होगी। ये वही काम आपको देगा जो भी डेटा आप इसके अंदर फीड करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नंबर 4 का आता है मूविंग ई टेक्स्ट। देखिए आपने ई बुक देखी होगी या अपने मोबाइल में आपने पीडीएफ देखी होगी, इस तरह से लिखा होता है। जब वो ऊपर नीचे होता है उसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, या तो वो आपकी उंगली से हो रहा है स्क्रॉल या आपकी साउंड से चल रहा है,
ये आपने उसमें कोई टाइम भर रखा है कि इतने टाइम बाद ये स्क्रीन पूरी की पूरी ऊपर चल जाएगी। इसी को कहते हैं मूविंग टेक्स्ट, यानी कि अक्सर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये है आपके फ्यूचर का स्कूल आफ्टर सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम पहले पैराग्राफ पे पढ़े चलते हैं। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। मार्गी, मार्गी is the first main character of this story. Even wrote about it that night in her diary. मार्गी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। अब देखिए डायरी में हम वो चीज लिखती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही डायरी में कुछ नहीं लिखा जाता। जो आपकी पर्सनल डायरी है आप उसमें वही तो चीज लिखो ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वन पेज हैड इट 7 मई 2157 सी wrote टुडे टॉमी। तो टॉमी इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। फाउंड अ रियल बुक। तो वो अपनी डायरी में लिख रही है और डायरी के सबसे ऊपर की जगह पे उसने डेट क्या डाली है, 17 मई 2157, यानी कि आज से अप्रोक्सीमेटली 133 साल के बाद की बात हो रही है। और उसने लिखा आज टॉमी को एक असली बुक मिली है। अब देखिए असली बुक मिलना भी इनके लिए कितना शॉकिंग है, क्योंकि उस टाइम पे असली जो रियल बुक है, जो पेपर की बुक होती है, वो उस टाइम पे किसी ने नहीं देखी। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो मार्गी के दादाजी ने बताया था उसको एक बार कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था। अब देखिए जैसे कि मार्गी होगी और मार्गी के जो दादाजी थे और उनके जो दादाजी थे उन्होंने बताया था उनके दादाजी को बचपन में कि पहले जो स्टोरी लिखी जाती थी वो पेपर पे लिखी जाती थी। अब देखो ये 3 जनरेशन पुरानी बात कर रहा है। तो मार्गी को रियल बुक के बारे में कुछ भी नहीं ज्ञात है। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस दिख रहा है ना एस के ऊपर, ये वाला, ये इसको एपोस्ट्रोफिस बोलते हैं। और इसकी साउंड जो हिंदी में आती है या तो के या फिर का। मार्गी के दादाजी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो एपोस्ट्रोफिस है ना ये लिविंग थिंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी नहीं लगता। कभी भी आपने फोन से चार्जर नहीं लिखा हुआ देखा होगा। देखिए यहाँ भी का की साउंड आ रही है, लेकिन ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। हमेशा एपोस्ट्रोफिस लिविंग थिंग के साथ लगेगा। मार्गी क्या है, एक लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा एपोस्ट्रोफिस। और अगर ता की साउंड निकालनी है तो नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगता है ओ। तो ये हो जाएगा चार्जर ऑफ फोन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु के साथ जब भी आपको का की या के की साउंड लगानी हो तो वहाँ पे लगेगा ओ। और अगर सजीव के साथ लगानी हो यानी कि लिविंग थिंग के साथ लगानी हो वहाँ पे लगेगा एपोस्ट्रोफिस। ओके फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट। दे टर्निड द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। जब उन्होंने पेज को पलटा तो वो क्या थे, पेले थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब कि जो सुकड़ गए हों। जैसे कि आप एक कागज़ लीजिए, उसको सुकोड़ लीजिए हाथ में और फिर छोड़ के देखिए उस पर क्या लाइनें बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supported to। देखिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फनी था क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। अब देखिए जैसे कि आपको रियल बुक पढ़ रहे हो, हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो और ये पहला पेज है, इस पर कुछ लिखा हुआ है कुछ भी, और उसके बाद आप लास्ट पेज पे आ गए और ये आपने बुक ख़त्म कर दी। और उसके बाद जो पहला पेज है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसके जो भी वर्ड है वो वहीं पे लिखे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या उनके लिए बहुत फनी है क्योंकि इसमें वर्ड क्या मूव नहीं कर रहे, वो एक जगह स्टेबल है। ऑन अ स्क्रीन यू नो एंड देन when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the same time। जैसे मैंने बताया जब उसने दूसरा पेज टर्न किया तो पहला जो पेज था वो बिल्कुल सेम ही था। अब देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 हेड एक साथ आए हुए हैं, ये देखिए। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, 2 हेड एक साथ कैसे आ सकते हैं। देखिए ये जो पहला जो हेड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और ये जो दूसरा हेड है
वो एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए जैसे कि डू होता है और डिड होता है और डन होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी और ये होगी थर्ड फॉर्म। इसी तरह एक हैव होता है, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हैड होता है, इट इज़ द सेकंड फॉर्म, और ऑल्सो हैड इज़ द थर्ड फॉर्म। और ये जो हैव है इसके साथ हैज़ भी होता है, इट्स लुकिंग फॉर सिंगुलर एंड इट्स लुकिंग फॉर प्लूरल। तो ये हैड जो है यहाँ पे V3 का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। गी सैड टोमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। देखिए टोमी बोल रहा है कि जब मैं इस किताब को एक बार पढ़ लेता हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाती है और मैं इसको फेंक देता हूँ। तो ये कितना समय की बर्बादी है। आपने एक बुक बनाई, उस पर प्रिंटिंग की, लिखा, उसको सजाया और उसको एक बार पढ़ा और उसको फेंक दिया, तो ये कितना वेस्ट ऑफ टाइम है और मुझे इससे घिन आती है, ये बोल रहा है टॉमी। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे। टॉमी बोलता है इससे अच्छा तो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि हमारी जो ई बुक है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक हैं और उसको मैं पढ़ने के बावजूद भी अपना ई बुक फेंकूंगा नहीं, उसके अंदर मैं और भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ बुक डाउनलोड कर सकता हूँ, वो मेरे लिए वेस्टेड नहीं है। जितनी भी मैं बुक पढ़ना चाहूँ उसके अंदर डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैंने अगर बुक पढ़ भी ली तो मेरे को उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ई बुक अच्छी है इन हार्ड कॉपी से। सेम विद माइन said Margie. She was 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy had. He was 13. मार्गी ने कहा मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, मैं 11 ईयर की हूँ और जो टॉमी है वो 13 ईयर का है, इसका मतलब उससे 2 साल बड़ा है। तो टॉमी ने अधिक बुक पढ़ी होंगी मार्गी से, तो ऐसा नहीं होगा कि टॉमी अपना ई बुक फेंक देगा, वो उसमें और भी बुक डाउनलोड कर सकता है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं हार्ड कॉपी एक बुक के साथ आपकी ई बुक का, कि कौन सी बेटर है और कौन सी बेटर नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी थोड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है टॉमी से कि आपको ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बिना देखे उंगली करके बताया कि मेरे को ये वहाँ से मिली क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, देखो एटिक जो होता है जब आप अपने घर का कुछ सामान एक स्टोर टाइप कमरे में रख देते हो तो उसी को एटिक बोलते हैं, यहाँ पे हम पुरानी चीज़ें रखते हैं। व्हाट इज़ अबाउट इट, पूछ रही कि किताब किसके बारे में, ये किताब किस टॉपिक के बारे में, किताब में क्या लिखा है। तो टॉमी बोलता है स्कूल, इसका विषय क्या है, स्कूल। Maggie was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. मागी बहुत गुस्से से बोलती है कि स्कूल स्कूल कैसे टॉपिक हो सकता है, स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। और मागी बहुत गुस्से में बोलती है आई हेट स्कूल। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मागी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मोर देन एवर का मतलब होता है पहले से कहीं अधिक नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब देखिए ये जो मैकेनिकल टीचर है यही रोबोट है, रोबोट का नाम इसमें क्या है, मैकेनिकल टीचर, जो कि मागी को पढ़ा रहा है और उसका टेस्ट ले रहा है बार बार ज्योग्राफी का। तो इसलिए उसने बोला है मोर देन एवर, अब मैं पहले से अधिक नफरत करने लगी हूँ स्कूल को। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, जब मैकेनिकल टीचर मार्गी का टेस्ट ले रहा है तो उसके टेस्ट में जो ग्रेड है वो बार बार गिरते जा रहे हैं क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा पेपर देने का और वो बार बार उसका पेपर लिए जा रहा है तो उसके जो ग्रेड है वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। वर्स और वर्स का मतलब होता है बुरे से बुरा होता जा रहा है। देखिए ये यहाँ पे है अंटिल, अंटिल एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है जब तक। हर मदर हैड
शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर। जब तक कि उसकी मदर ने निराशा से अपना सर नहीं हिलाया, और उसके बाद उन्होंने भेजा किसको बुलाने के लिए, काउंट्री इंस्पेक्टर। देखो ये काउंट्री इंस्पेक्टर वो नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है जो नॉर्मली पुलिस थाने होते हैं। ये काउंटर इंस्पेक्टर वो है जो चेक करेगा आगे जो हमारा मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी आपका कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, तो उसको चेक करेगा कौन, काउंट्री इंस्पेक्टर। ये एक तरह से मैकेनिक है, या फिर कह सकते हो आप डॉक्टर है मैकेनिकल टीचर का।